मायावती या अखिलेश, दलितों पर ध्यान विशेष। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ धुआंधार जन प्रचार आए दिन करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शंखनाद कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से दादरी में एक बड़ी रैली का आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, इसमें बतौर मुख्य वक्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या दलित मुस्लिम के समीकरण के साथ आखिरकार अखिलेश यादव उस वोट बैंक को टारगेट करके ये रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों काशीराम की जयंती को लेकर के जो बयान दिया कि यदि कांग्रेस कमजोर ना होती तो काशीराम कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनते, वो बीएसपी का गठन ना करते, मायावती को आशीर्वाद ना देते, क्योंकि मायावती ने भी लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज किया। लेकिन परंपरागत तौर पर देखा जाए तो मायावती के साथ दलित वोट बैंक रहा है। समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसे माना जाए वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी उस दौर की बात करें जब मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच राजनीतिक खींचतान चलती थी, तो उस दौरान मुस्लिम वोट बैंक कुछ हद तक बटा हुआ नजर आता था। यानी कि कुछ मुस्लिम मायावती के साथ नजर आते थे, कुछ मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन पिछले दो चुनाव की बात करें, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक का रुख, झुकाव जो है, पलड़ा जो है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ भारी नजर आया। इसके नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहे। बीएसपी का जनाधार तो विधानसभा के लेवल पर लगभग सिमट गया। एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई इतने बड़े प्रदेश में जहां 403 विधानसभा सीटें हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के आते आते सियासी हालात और काफी कमजोर हो गए और बीएसपी शून्य पर सिमट करके रह गई। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस यादव वोट बैंक को परंपरागत समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता रहा है, उसके साथ साथ दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी एक पीडीए का फॉर्मूला निकाला, एक पीडीए का इजाद किया कि जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, दलित है, जो अल्पसंख्यक है, अपमानित है, वो सब हमारे साथ आ जाए भाई, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। इस एजेंडे में, इस पॉलिटिकल सेंटिमेंट में अखिलेश यादव कितना कामयाब हो पाएंगे, इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी आप तक देंगे कि आखिरकार क्या मायावती का एक और वोट बैंक जो था वो अखिलेश यादव ने अपने कब्जे में कर लिया है, या 2027 के आते आते हो जाएगा, या कुछ हद तक उनके खाते में आएगा वोट। और मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित, क्या ये पीडीए को सफल बनाएगा, क्या राजनीतिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लेकर के आएगा? अमन जी, पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से ये रैली का आयोजन जो किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, इसमें उन्होंने पहली गेंद पर ही सिक्सर लगाने का प्रयास किया। अब छक्का लगेगा या बॉल जो है वो बाउंड्री पर कैच होगी, ये तो 2027 के आते आते जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करना शुरू किया, इस रैली में भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। बार बार वो पीडीए की बात करते हुए नजर आए। दलित जो सांसद और जो विधायक और जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, मुस्लिम जो थे, वो उनके साथ उस स्टेज पर मौजूद थे। कितनी कारगर रणनीति होगी ये, और मायावती के लिए क्या दलित वोट बैंक खिसकना शुरू हो चुका है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इस समय अब चरम पर कह सकते हैं कि तो उस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो चुनाव के लिए अब महज 1 साल का वक्त रह गया। ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, वो यहाँ से अपनी बिसात बिछाने का जो काम है उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उनमें भी अखिलेश यादव पहली बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस कह सकते हैं कि माहौल को अपनी तरफ करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर पहली बाजी चल दी, पहला दौर अगर मैंने चल
दिया तो काफी हद तक चीजें मेरी गिरफ्त में आती हुई दिखाई हम्म। पड़ेंगी। आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 2024 में अखिलेश यादव ने बाजी अपने हाथों से जिस तरह चली और जिस तरह चाल उनकी कामयाब ठीक रही, है। क्योंकि वहां पर देखेंगे 37 जो सांसद थे उनकी गिरफ्त में आते हुए, या कह सकते हैं उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन सबसे जो अधिक चर्चा हुई वो अयोध्या सीट को लेकर हुई। हालांकि ये बात भी कही गई कि बीजेपी वहां से किसी कीमत पे नहीं हारती। 2024 में लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लगातार लोगों के पास जा रही है कि भाई अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो राम मंदिर कभी मुकम्मल नहीं होता। लेकिन लोगों ने इस नैरेटिव को, जो जगह है अयोध्या, उन्होंने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया और यहाँ पर अवधेश प्रसाद जो दलित चेहरे थे उनको जीत दिला दी। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ हमेशा अवधेश प्रसाद आगे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, संसद में भी उनके साथ बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो गणित है वो ये लगातार इस बात को लेकर पहले से ही बातें हो रही थी कि अखिलेश यादव अवधेश के सहारे जो सांसद हैं उनके उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है उसको साधना चाहते हैं। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं दादरी से एक बार अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपना जो शंखनाद है वो कर दिया है, उससे भी आप स्पष्ट मानकर चलिए कि पीढ़ी की बात लगातार मंच से कहने का उनका सीधा सीधा अर्थ यही था कि यहाँ पर एमआई समीकरण तो काफी हद तक मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। दलित वोट बैंक जो है वो तो खुला हुआ है ना जी। सवर्ण जातियों को अक्सर ये माना जाता है कि सवर्ण जातियां जो है वो परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ रहती हैं। ओबीसी जो है विशेष तौर पर यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। मुसलमानों का भी जो है सहयोग मिल जाता है समाजवादी पार्टी को, तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। ये 2027 का चुनाव है, यहाँ पर तो दलित वोट जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है, खुली किताब है भाई। वो एक बंद मुट्ठी जो मायावती के पक्ष में थी वो मुट्ठी वो पकड़ कमजोर हो चुकी है। देख लिया हमने 2022 और 2024 में। तो वो मुट्ठी जो कमजोर हुई है और उससे कुछ अंश जो है, कुछ दाने जो है वो छिटकने लगे हैं मायावती की मुट्ठी से। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आप जिक्र कर रहे हैं, अहमद खान का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो है बिल्कुल ये उस खेमे से निकलकर समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये बंद मुट्ठी खुल चुकी है और खुला जो वोट बैंक है इसमें कितनी कामयाबी अखिलेश यादव को मिलेगी, बीजेपी की ओर कितना लोग यहाँ पर वोट शिफ्ट हो सकता है और मायावती पर कितने लोग विश्वास जता सकते हैं, इस पर थोड़ा फोकस डालिए। जी बिल्कुल, 2005 मिनट जरूर लूंगा मैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आप देखिए दलित वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं। ये माना जाता था उत्तर प्रदेश में कि दलित वोट बैंक पे अगर किसी का सबसे अधिक अधिकार है या जिस तरफ दलित वोट बैंक जाता है वो मायावती है। लेकिन ये नैरेटिव जो है 2022 तक आते आते कहीं ना कहीं न सिर्फ खत्म हुआ है बल्कि मायावती को भी उसमें होश में लाने का काम किया। आप देखेंगे 2022 में महज एक विधानसभा सीट मायावती उत्तर प्रदेश में जीत पाती है। ये वही मायावती है, ये वही बीएसपी 2007 में जिन्होंने अपने बूते यानी कि अपने बहुमत के दम पर सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 आते आते कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था और जो लोकप्रियता थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई दिखाई पड़ी। 2024 की बात करें तो उस समय तो स्थिति और भयानक होती हुई दिखाई पड़ी। पूरे देश में 300 से भी ज्यादा या यहाँ तक कहा जाता है कि 400 के लगभग बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन हैरानी की बात ये रही दिनेश जी कि एक सीट पर भी बीएसपी जीत दर्ज नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं जो आप वोट बैंक छिटकने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। और वहीं अखिलेश यादव का जिक्र आप करें तो अवधेश प्रसाद का, जिस समय पहले भी बता रहा था, न सिर्फ चुनाव जीते हैं बल्कि उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो दलित वोट बैंक अब तक मायावती की तरफ शिफ्ट जो दिखाई पड़ता था वो शिफ्ट होकर अब हमारी तरफ आ गया। क्योंकि आपने देखा है कि हर मौके पर अवधेश प्रसाद को वो साथ रखते हैं और यहाँ तक कहते हैं ये अयोध्या नरेश हैं, यानी कि उनको दूर तक का कह सकते हैं कि माहौल अपने लिए साधना है, दलित वोट बैंक को अपने लिए साधना है। और जो दलित वोट बैंक है अगर उसकी भी हम कह सकते हैं फैक्ट के आधार पर बात करें तो 22% के आसपास उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है। और 2024 के आंकड़े देखें तो नजर आता है कि 9 से 10% के बीच मायावती के पक्ष में रहा है। जबकि उससे पहले के चुनावों में अगर आप देखेंगे दिनेश जी तो तकरीबन 20 से 21% वोट जो था दलितों का वो मायावती की तरफ रहा है। तो इससे बड़ा झटका मायावती के लिए और क्या हो सकता है। और दूसरा ये जो 12% वोट में डाउनफॉल देखने को मिला है, इस 12% से में कितना
बिखराव हो सकता है? देखिए, बिखराव की बात मैं एक और आंकड़े से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव को अगर आप देखेंगे 2019 में जो मायावती हैं, बहन जी हैं, उनके साथ में गठबंधन था, बुआ और बबुए की जोड़ी के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थी। उस वक्त 15 सीटें कह सकते हैं ये गठबंधन जीतता हुआ नजर आया था, सपा और बसपा को। और यहाँ पर भी अखिलेश यादव के हिस्से में महज 5 सीटें आई थी दिनेश जी, ठीक है। महज 5। लेकिन जब 24 आते आते अखिलेश यादव रणनीति बनाते हैं, काम करते हैं, और जो दलित वोट बैंक की बात आप करें उसको भी साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पीडीए का नारा उन्होंने उसी समय दिया था। आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसी वक्त संविधान की जो बुक है, किताब है, वो राहुल गांधी लिए घूमते थे। अखिलेश यादव उसका जोर शोर से प्रसार करते थे कि भाई हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कानून है, संविधान है, उसको बदलने नहीं देंगे। तो नैरेटिव कहीं ना कहीं काम आया, और वही बात को लेकर अभी भी अखिलेश यादव इस बात की उम्मीद कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक जो 12% का के आसपास जो छिटका है मायावती के हाथ से, वो अगर उनकी तरफ आता है तो उनको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, एक 12% वोट बैंक यदि उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, अमन जी ने जैसे जानकारी साझा की आपके सामने की जो 21-22% वोट है दलित का, उसमें से 8-9-10% वोट तो मिलता है परंपरागत तौर पर मायावती को, लेकिन जो ये 10 से 12% का वोट बैंक है, ये यदि शिफ्ट हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नैया जो है वो पार लगती हुई नजर आ सकती है। जो अखिलेश यादव की गाड़ी है वो यूपी विधानसभा की ओर बढ़ती हुई नजर आ सकती है लाल बत्ती के साथ में, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कड़ी चुनौती मिलेगी इस चुनाव में। ऐसा आसान नहीं है कि इस चुनाव को समाजवादी पार्टी सिर्फ भाषण से ही जीत लेगी। भाजपा 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ साथ एक बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको अभी योगी आदित्यनाथ उस डोर को ढीली होना नहीं देना चाहते हैं। तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, क्या उसी तरीके से विधानसभा चुनाव के कुछ नतीजे सामने आएंगे, या फिर इस बार सत्ता का तख्ता पलट देखने को मिलेगा? योगी आदित्यनाथ का चेहरा कितना करिश्मा कर पाएगा, या फिर अखिलेश यादव जिनके पास खोने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, वो किस तरीके से कमाल दिखा पाएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।